नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। कोटा से खबर है, जहां पर डांट फटकार से परेशान मासूम ने खतरनाक कदम उठा लिया। मां के नाम चिट्ठी लिखकर घर छोड़ दिया। छोटे भाई को ज्यादा प्यार करने से बताया जा रहा है कि मासूम परेशान था और इसे लेकर चिट्ठी लिखा। चिट्ठी में लिखा गया, डियर मॉम, आप सब तेजस को ही प्यार करते हैं, इसीलिए घर छोड़कर जा रहा हूं। जीएसटी डिप्टी कमिश्नर मां के नाम चिट्ठी लिखी। पुलिस ने रतलाम से बच्चे को सकुशल दस्तयाब कर लिया है। तो बताया जा रहा है कि मां इसे डांटती थी और इसी को लेकर ये बच्चा नाराज हो गया और बच्चे ने मां के नाम एक चिट्ठी लिखी और घर छोड़कर चला गया। हालांकि राहत की बात यह है, पुलिस ने उसे रतलाम से सकुशल दस्तयाब कर लिया है। तो ये चिट्ठी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये वही चिट्ठी है जो मां के नाम लिखकर मासूम ने घर छोड़ दिया। एक बड़ा फैसला मासूम की ओर से लिया गया। बताया जा रहा है कि मां उसे डांटती थी, इसी को लेकर बच्चा नाराज हो गया मां से और ये चिट्ठी लिखकर घर छोड़ दिया। हालांकि बच्चे को दस्तयाब कर लिया गया है। तो चिट्ठी लिखा गया है, डियर मॉम, आप सब तेजस को ही प्यार करते हैं, इसीलिए घर छोड़कर जा रहा हूं। बताया जा रहा है कि तेजस इसी का भाई है और इसको लगता है कि घर वाले सब तेजस को प्यार करते हैं। मां उसे डांटती रहती हैं और इसी बात से नाराज होकर बच्चे ने घर छोड़ दिया और ये चिट्ठी अपनी मां के नाम लिखकर वो घर से चला गया। तो कोटा से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर डांट फटकार से परेशान मासूम ने एक खतरनाक कदम उठाया। मां के नाम चिट्ठी लिखी और घर छोड़कर चला गया। तो वहीं टोंक जिले के मालपुरा में सड़क हादसे के बाद अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल में अव्यवस्थाओं की वजह से हादसे में घायलों को समय पर इलाज नहीं मिल पाया। प्राथमिक उपचार दिए बिना ही 6 घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। मालपुरा सीएचसी में अव्यवस्थाओं को स्वीकार करते हुए एसडीएम रामकुमार वर्मा ने पर्दा डालने की भी कोशिश की। एसडीएम ने न सिर्फ अस्पताल की अव्यवस्थाओं को स्वीकार किया, बल्कि तहसील उपखंड थाने में भी अव्यवस्थाओं को स्वीकार किया। सब कुछ जानने के बाद भी किसी कर्मचारी पर कार्रवाई नहीं करना एक बड़ा सवाल है। आप कह रहे हैं कि अव्यवस्थाएं पाई गई। मैं ये नहीं कहता कि हमारी पूरी व्यवस्थाएं चाहे तहसील की हों या उपखंड की हों या थाने की हों या हॉस्पिटल की हों वो चाक चौबंद होती होंगी, कमियां उसमें रह सकती हैं। ये हमारी प्रबंधकीय क्षमता थोड़ी सी कम हो सकती है, हम यूँ मान सकते हैं। उपखंड स्तर पर हम एक व्यवस्था ज़रूर ये करेंगे कि इमरजेंसी चाहे वो थाने की हो या हॉस्पिटल की हो या नगर पालिका में फायर ब्रिगेड की हो, उसके लिए हम इमरजेंसी ग्रुप बनाएंगे जिसमें इस प्रकार की कोई भी कैजुअलिटी होती है तो सबकी सूचना में आ जाए। डॉक्टर थे, दोनों ने देख के और फिर बाद में उसका ट्रीटमेंट शुरू करके और जो प्रोसेस उसके बाद में किया। मेरे पास फ़ोन किया, फिर तुरंत मैं भी आ गया था। उसमें 4 बच्चे थे और 5 एडल्ट थे। बच्चों को मैंने देख के और जो बच्चे एक थोड़ी सीरियस थी, उसके थोड़ी नेक पर लगी हुई थी, बाकी तो और तो स्टेबल थे। रेफर कितने हुए? रेफर 6 रेफर है टोटल। उधर जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा। झुंझुनू आए राठौर ने कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। उन्होंने कहा, सरकारी योजनाओं में राजस्थान अंतिम पायदान पर है। प्रदेश में आए दिन डकैती, हत्या, बलात्कार जैसी वारदातें हो रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार में अपराध रोकने की इच्छा शक्ति नहीं है। विधायकों के इस्तीफे पर सवाल उठाते हुए राठौर ने कहा कि इस्तीफे कहां हैं और किसके पास है, ये जनता की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। जो कानून का पालन करते हैं वो घबराए हुए हैं और जो कानून तोड़ते हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। डकैतियां हो रही हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं पूरे देश के अंदर। एनसीआरबी का जो आंकड़ा है उसमें राजस्थान दुष्कर्म में नंबर 1 है पूरे देश के अंदर। दलितों के अत्याचार के ऊपर टॉप 5 प्रदेशों के अंदर है राजस्थान। और अगर योजनाओं की बात करें तो सबसे आखिर में है। गुजरात के अंदर जल जीवन मिशन में 100% काम हो गया, लेकिन राजस्थान में मात्र 30% अभी काम हुआ है। इस तरह की एक भी योजना नीचे ज़मीन तक नहीं पहुंच रही। आयुष्मान भारत को आने नहीं दिया। चिरंजीवी योजना कोई मानता नहीं है, कोई अस्पताल मानता नहीं है।
उधर जवाई नदी में बांध का पानी छोड़ने और खेती के बिजली के समय बढ़ाने की मांग को लेकर किसानों ने जालोर में पिछले 3 दिन से धरना प्रदर्शन जारी रखा है। मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की भी बात कही गई है। रणनीति तेज करते हुए 50 किसान आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। इससे पहले किसान एकता संघ के किसान धरने को समर्थन देते हुए जालोर, सायला और आहोर इलाके से करीब 100 से अधिक ट्रैक्टरों के साथ जिला मुख्यालय पर पहुंचकर धरने में शामिल हुए। आपको बता दें, जवाई नदी के किनारे बसे 186 गांव में नदी में पानी नहीं आने की वजह से भयंकर जल संकट की स्थिति बनी हुई है। पिछले 3 दिनों से हमारा प्रदर्शन बहुत जोरदार है, लोग भी बहुत आ रहे हैं। प्रशासन ये बोल रहा है कि ये तो ऊपर लेवल की बात है, कलेक्टर बोल रहे हैं हमारे पास है नहीं, पाली जिले में पानी है, बांध वहाँ बंधा हुआ है। और ये बिजली विभाग के ऐसी हैं, ये बोलते हैं कि जोधपुर से आदेश होगा जब हम 6 घंटे लाइट देंगे, पहले नहीं दे पाएंगे। और नई सामान मिलता है और नई ट्रांसफार्मर मिलते हैं, लोग महीने पर बैठे हैं। और रबी की सीजन चालू हो गई है, अभी जब तक ये सामान और पानी नहीं आएगा जब तक किसान यहाँ से घर नहीं जाएंगे। आमरण अनशन पर मैं अकेला नहीं बैठा हूँ, मेरे साथ में करीबन 50 किसान हैं। जब तक सरकार हमारी मांग को नहीं मानती तब तक हमारा आमरण अनशन शुरू रहेगा। हम जवाई बांध के पानी का हक लेकर ही रहेंगे। प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं हमारी ऊपर से वार्ता हो रही है, बात कर रहे हैं। 3 दिनों से भारतीय किसान संघ धरने पर बैठे हुए हैं। इनकी जो जायज मांग है, ये सिर्फ मांग ये कर रहे हैं कि जो जवाई नदी के जो जहाँ बह रही है उसके नीचे जो गांव बसे हुए हैं वहाँ पानी की पेयजल से लेकर सिंचाई का पानी बिल्कुल नहीं है। जो अभी जवाई बांध लबालब भरा हुआ है और पानी एक्सेस भी है। 4000 सिंचाई के लिए दिया गया है, 3000 पेयजल के लिए दिया है। उसके जो बाद में जो 500 MCFT पानी है वो पानी सिर्फ ये किसान छोड़ने की मांग कर रहे हैं। उसमें हमारा भी समर्थन है। हम भी ये चाहते हैं कि जब पेयजल और उनको बांट दिया है पानी तो फिर ये हठधर्मिता क्यों। जवाई बांध का पानी जवाई नदी में छोड़ने की मांग को लेकर जालौर जिला मुख्यालय पर सैकड़ों की संख्या में किसानों का धरना पिछले 3 दिन से जारी है। किसानों की मांग है कि जवाई बांध का पानी जवाई नदी में छोड़ा जाए ताकि उसके आसपास के क्षेत्र में आने वाले किसानों का कुओं का जल स्तर बढ़ेगा, तो वहीं भयंकर पेयजल संकट से जूझ रहे किसानों को भी राहत मिलेगी। तो वहीं लगातार घोषित बिजली कटौती के साथ 7 घंटे बिजली आपूर्ति को लेकर भी प्रदर्शन जारी है, लेकिन अभी तक इन किसानों की मांगों को लेकर सरकार की ओर से कोई संवेदनशील फैसला नहीं लेने के चलते आज से करीब 50 से अधिक किसान जो है आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। इन लोगों ने साफ तौर से अल्टीमेटम दिया है कि अगर उनकी मांगों को लेकर कोई सरकार सकारात्मक कोई फैसला नहीं करती है तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। श्याम बिश्नोई, न्यूज़ 18 जालौर। और रुक करेंगे अगली खबर का। सफाई व्यवस्था के नाम पर करोड़ों रुपए का बजट, संसाधनों और मैन पावर के नाम पर लंबी चौड़ी फहरिस्त। कहने को प्रदेश के 4 शहर स्मार्ट सिटी की लिस्ट में शुमार हैं, लेकिन फिर भी हम कचरे के शहर में रहने को मजबूर हैं। आखिर क्या है वजह कि हम स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में देश के अन्य शहरों से पीछे हैं? 2021 और 22 में राजस्थान का एक भी शहर टॉप 20 में अपनी जगह नहीं बना पाया। उसके पीछे कारण स्पष्ट है कि राजस्थान के हर एक जिले में, हर एक तहसील का जो कचरा निस्तारण का हाल कुछ ऐसा ही है। राजस्थान में प्रतिदिन 8 से 10 हजार मैट्रिक टन के करीब कचरा तैयार होता है, लेकिन इससे बड़ी सच्चाई ये है कि इतने बड़े स्तर पर कचरे के उत्पन्न होने के बाद कचरे का निस्तारण नहीं हो रहा है। राजस्थान में केवल एक शहर ही कचरे का 100% निस्तारण कर रहा है। वो शहर राजधानी जयपुर नहीं है, बल्कि आदिवासी इलाका डूंगरपुर है। सुनने में आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये हकीकत है। देश में स्वच्छता सर्वेक्षण की शुरुआत हुए 7 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक राजस्थान की डूंगरपुर नगर पालिका के अलावा किसी भी दूसरी नगर पालिका या नगर निगम ने कचरा निस्तारण के बारे में पहल तो दूर सोचा तक नहीं। केवल डूंगरपुर जिला ऐसा है जहां सूखा और गीला कचरा अलग अलग घरों से इकट्ठा किया जाता है, अलग अलग डंप किया जाता है और नियमों के हिसाब से सूखा और गीला कचरा पूरे राजस्थान के 33 जिलों में सभी म्युनिसिपल एक्ट के तहत नगर परिषद, नगर पालिकाएं
अलग अलग इकट्ठा करके उसको अलग अलग जगह डाले। राजस्थान के चुनिंदा शहरों को छोड़कर उनको छोड़कर कचरा निस्तारण का प्लान किसी भी बड़े शहर के पास नहीं है। चाहे जयपुर की बात की जाए, कोटा की बात की जाए या फिर अजमेर की बात की जाए, कोई भी शहर गीला और सूखे कचरे का निस्तारण नहीं कर रहा है। बड़ी ये बात है कि जो शहर हैं उन शहरों के अंदर जो कचरा डंपिंग जो स्टेशंस है, जो पॉइंट्स है, उनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की बात जब हम करते हैं तो ये जिम्मेदारी हर नागरिक की बनती है। घर या ऑफिस से निकलने वाले कचरों को हम बिना सेग्रीगेशन के एक ही डब्बे में इकट्ठा करते हैं और भी कचरा कलेक्शन करने वाली एजेंसी केवल उस कचरे को डंपिंग करने के अलावा कोई काम नहीं कर रही, जबकि इस कचरे का वैज्ञानिक पद्धति से निस्तारण होना चाहिए। जब तक रिसाइकिल नहीं हुआ तब तक कचरे का पहाड़ बनते जाएंगे। जैसे हमारे सामने मार्बल स्लरी का एग्जाम्पल है, पहाड़ बन गए थे, अब जब उनको रीयूज़ करने लगे तो समस्या का काफ़ी हद तक समाधान हुआ। इसी तरह ये जो कचरा है, जब तक इसको रिसाइकिल नहीं करेंगे तो रिसाइकिल के लिए जो रिकवरी सेंटर्स हैं जिसमें सेग्रीगेशन भी हो और उसको कैसे प्रोडक्टिव यूज़ में ले सकते हैं। ये स्थिति केवल स्मार्ट सिटी जयपुर की नहीं है। जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, भिवाड़ी, करौली, बीकानेर, भरतपुर, अलवर जैसे बड़े शहर कचरा निस्तारण में बहुत पीछे रह गए। लिहाजा शहरों की रैंकिंग लगातार गिरती गई। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के हाल ही में जारी किए गए परिणामों में पूरे देश में सफाई में जयपुर टॉप 20 में भी अपनी जगह नहीं बना पाया। लेकिन कचरा निस्तारण में घटिया परफॉर्मेंस के कारण रैंक साल दर साल गिर रही है। आसपास के इलाकों में बड़ी दुर्गंध का सामना करना पड़ता है और उसी वजह से जो इलाके के जो लोग हैं इस दुर्गंध से परेशान हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शेर सिंह के साथ रोशन शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए। और अब बात उदयपुर की। एशिया के टॉप शहरों में लेक सिटी उदयपुर की गिनती होती है। हर साल लाखों सैलानी यहां की खूबसूरती को निहारने आते हैं, लेकिन जब बात अस्पताल में साफ सफाई की हो तो यहां की साख पर बट्टा लग जाता है। हम बात एमबी अस्पताल की कर रहे हैं। रियलिटी चेक में इस खूबसूरत शहर के इस अस्पताल की पोल खुल गई। सेंट्रल लैब के पास गंदगी का अंबार नजर आया, मच्छरों की भरमार है। आइए जान लेते हैं अस्पताल का हाल। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े हॉस्पिटल महाराणा भोपाल चिकित्सालय की आज रियलिटी चेक न्यूज़ 18 कर रहा है। आज हम इस समय खड़े हैं उदयपुर के एमपी हॉस्पिटल के सेंट्रल लैब में, जहां आप देख सकते हैं पीछे की तरफ जो कि संभाग भर से यहाँ मरीज आते हैं और जो जितनी भी जांचें होती हैं उन जांचों के सैंपल यहाँ इस लैब में संग्रहित किए जाते हैं और संग्रहित करने के बाद इसी की रिपोर्ट यहाँ पर इन लोगों को मिलती है। आज हम आपको बताएंगे कि इस हॉस्पिटल में किस तरह की गंदगी कहाँ है और क्या व्यवस्था की गई है और कितनी गंदगी से लोग परेशान हैं और कितनी बीमारियां फैलने का अनुमान है। अभी हम इस समय खड़े हैं उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल के सेंट्रल लैब के उस परिसर में, जहां आप देख सकते हैं पीछे की तरफ सेंट्रल लैब के कुछ दूरी पे ही इतनी गंदगी पड़ी हुई है कि यहाँ ध्यान देने वाला कुछ भी नहीं है। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इसके बिल्कुल नज़दीक जो है लोग पान की पिकदान करते हैं, जहाँ पूरी तरह से गंदगी पसरी हुई है। और ऐसे में यहाँ इसके पास में ही जो नाली है, नाली में भी कचरा कई दिनों से अटका पड़ा हुआ है और पास में जो नाली से बाहर जो निकला हुआ कीचड़ है वो कीचड़ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सफाई करने वाला कोई नहीं, जिसके कारण मलेरिया, डेंगू इस तरह की बीमारी फैलने के अनुमान लगाए जा सकते हैं। आप देख सकते हैं इसके पीछे की तरफ जो रास्ता ये जा रहा है सीधा जनाना की ओर से जा रहा है, बाहर निकलता है। इस जनाना की जो बीच में जो रास्ता है यहाँ पर भी आप कीचड़ है और बुरी तरह से गंदगी की व्यवस्था आप पूरी तरह देख सकते हैं टीवी स्क्रीन के ऊपर किस तरह से मलेरिया के जो मच्छर यहाँ पर हो सकते हैं, डेंगू के मच्छर यहाँ हो सकते हैं। और ये रास्ता जो है बाहर जाता है, बाहर की ओर। यहाँ से लोग जो है कि शॉर्टकट से सेंट्रल लैब की तरफ आते हैं। हम आपको कुछ और दृश्य बताएंगे जिसमें आप देख पाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से गंदगी अटी पड़ी हुई है। मलेरिया के मच्छर, डेंगू के मच्छर यहाँ हो सकते हैं और जिला जो हॉस्पिटल प्रशासन है इस पर लगातार ध्यान देने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन पूरी तरह से साफ सफाई व्यवस्था नहीं हुई। कुछ लोग यहाँ से आ रहे हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि हॉस्पिटल में किस तरह की गंदगी है, इसके बारे में आप क्या कहना। आपने हॉस्पिटल देखा, अभी आए, कैसी गंदगी है यहाँ पर, क्या लग रहा है? तो है लेकिन बहुत गंदगी है यहाँ पे। कहाँ से आ रहे हो आप? अभी तो हम हॉस्पिटल से आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? सोनोग्राफी करा के आ रहे हैं। यहाँ पे जांच करवानी है ना खून की, इसलिए। रास्ते में कितनी गंदगी आपको मिली है अभी तक? हाँ है, गंदगी तो बहुत है।
देखा, लोगों का कहना है कि जो मरीज है, मरीज के जो परिजन है वो यहाँ से निकल रहे हैं, उनको भी यहाँ पर पूरी तरह से गंदगी दिख रही है कि हॉस्पिटल में सफाई की व्यवस्था पूरी तरह से नहीं है। ऐसे में आपको दिखाऊंगा, कुछ दूरी पर आपको ले चलूंगा, वहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो रास्ता है यहाँ से जो मरीज के जो परिजन है इस सेंट्रल लैब में रिपोर्ट्स लेने आते हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये दृश्य जो नाला खुला हुआ है इसमें भी आप पूरी तरह से गंदगी अटकी पड़ी हुई है। मच्छर यहाँ पर लगातार जो है कि पैदा हो रहे हैं, मलेरिया और डेंगू का अंदेशा भी बढ़ रहा है। ऐसे में हॉस्पिटल प्रशासन को इस और ध्यान देना चाहिए। हालांकि ध्यान हॉस्पिटल प्रशासन दे रहा होगा, लेकिन पूरी तरह से अभी तक भी हॉस्पिटल की जो साफ सफाई की व्यवस्था है वो नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री ने भी इस बात की कल चर्चा की थी कि जिला अस्पतालों में सफाई के बारे में। इसी का रियलिटी चेक आज न्यूज़ 18 कर रहा है और आज हम उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय में पहुंचे हैं, जहाँ पर आपको वो दृश्य दिखा रहे हैं जहाँ पर लगातार जो है कि सफाई की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। कीचड़ पड़ा हुआ है, पानी पड़ा हुआ है, बदबू मार रहा है और मलेरिया और डेंगू के जो अंदेशा है वो बढ़ने की भी संभावना बढ़ रही है। रियलिटी चेक न्यूज़ 18 कर रहा है और आपको दिखा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था जो है कि बुरी तरह से बिगड़ी हुई है। इसके लिए पूरी तरह से रियलिटी चेक की और आपको उन लोगों से भी मुलाकात करवाई जिन्होंने बताया कि ये जो यहाँ गंदगी है वो लगातार फैल रही है। उदयपुर से कमलेश दगनी, न्यूज़ 18। 2 साल बाद चित्तौड़गढ़ का ऐतिहासिक दुर्ग फिर गुलजार है। दीपावली से शुरू हुआ सैलानियों के आने का सिलसिला जारी है, जिससे पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों की उम्मीदें परवान चढ़ रही हैं। चित्तौड़गढ़ का ऐतिहासिक दुर्ग अपनी गौरव गाथाओं के लिए तो विख्यात है ही, अपनी अनोखे शिल्पकला के लिए भी जाना जाता है। यही कारण है कि इस दुर्ग के दीदार के लिए साल भर सैलानियों की रेलमपेल लगी रहती है। हालांकि पिछले 2 साल से कोरोना के कारण सैलानियों ने अपनी इच्छाओं का दमन करते हुए दुर्ग से दूरी बना रखी थी, लेकिन अब एक बार फिर ये दुर्ग सैलानियों से गुलजार हो गया है। दीपावली के ठीक पहले पर्यटकों की जो आवाजाही शुरू हुई वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। गुजरात और महाराष्ट्र के अलावा कई दूसरे राज्यों से भी बड़ी संख्या में सैलानी यहाँ पहुंच रहे हैं, जिससे पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों की उम्मीदें साकार हो रही हैं। नवंबर में तो विदेशी सैलानियों की भी आवक बढ़ने लगी है, यानी टूरिज्म बूम पर है। बूम अभी है, कोरोना के बाद में 2 साल से कुछ यहाँ पर आए नहीं थे पर्यटक, और इस बार इनको चांस मिला यहाँ आने का। तो दीपावली के बाद ये गुजराती मराठी जो आते हैं, तो अभी दिवाली के बाद से बहुत अच्छा बूम है किले के ऊपर। यहाँ पर मोन्यूमेंट में पैर रखने की जगह नहीं मिल रही है अभी। यहाँ पर टिकट विंडो पे भीड़ इतनी है, पूरे रास्ते में जाम लग रहा है। नीचे पाटन फॉल तक 7 दरवाजे क्रॉस करने में लगभग 1-1 घंटा लग रहा है आराम से। एक और जहां पर्यटक घूमने फिरने का लुत्फ उठा रहे हैं, वहीं युवा शिल्पकला और ऐतिहासिक गौरव से अभिभूत हो रहे हैं। हमने चित्तौड़गढ़ का किला देखा, अभी पूरा नहीं देखा, आधा देखा है, लेकिन जो भी देखा वो हमें अच्छा लगा। जो ऐतिहासिक चीजें हैं वो देखने मिली, वो भी अच्छी है। ये जो पुराने जमाने का है सारा, वो कैसे मेंटेन हुआ होगा, उन्होंने कैसे बिल्ड किया होगा पुराने जमाने में, जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से, कि जो आज का कंस्ट्रक्शन है, जो पुराना कंस्ट्रक्शन है वो कैसे उन्होंने बिल्ड किया होगा, कैसे वीरता रहे होंगे उनके, बहुत गर्व लग रहा है मुझे। 2 साल बाद ही सही, सैलानियों से गुलजार चित्तौड़गढ़ का दुर्ग पर्यटन व्यवसाय के लिए उम्मीदों का आशियाना बना हुआ है। कोरोना के 2 सालों में जो परेशानी उन्होंने झेली है, उससे इनको निजात मिलेगी और पर्यटन का ये बूम लगभग मार्च तक चलने की संभावना दी जा रही है। और लोगों को उम्मीद है कि पर्यटन के बूम के दौरान उन्हें अच्छा व्यवसाय भी मिलेगा, वहीं पर्यटकों को भी बेहतर सुविधाओं के साथ दुर्ग देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन मोहित के साथ सुभाष बैरागी, न्यूज़ 18 चित्तौड़गढ़। खबर जयपुर से है। गोपाल कृष्ण स्प्रिंग्स फाउंडेशन द्वारा आयोजित शास्त्रीय संगीत की संध्या में उभरते हुए कलाकार अक्षत शर्मा ने गिटार पर राग झंझोटी की प्रस्तुति से श्रोताओं का मन मोह लिया। इस कार्यक्रम में पंडित निशिंद्र किंजल्क ने सितार पर सुंदर प्रस्तुति दी। अक्षत शर्मा विश्वविख्यात वीणा वादक पंडित गोपाल कृष्ण शर्मा के पोते और सुप्रसिद्ध गिटार वादक पंडित कृष्ण शर्मा के बेटे हैं। इस कार्यक्रम में शास्त्रीय संगीत का श्रोताओं ने भरपूर आनंद उठाया। उधर
गांधीवादी विचारक स्वर्गीय डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव की पुण्यतिथि पर जयपुर में हो रहे राष्ट्रीय एकता और सद्भावना शिविर के तहत आज मानसरोवर क्षेत्र में सद्भावना रैली निकाली गई। कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में ये रैली निकाली गई। रैली में शिविर में भाग लेने आए 27 जिलों के प्रतिभागी शामिल हुए। रास्ते में विभिन्न व्यापार मंडलों, सामाजिक संस्थाओं और आम लोगों ने कई जगहों पर रैली पर पुष्प वर्षा कर इसका स्वागत किया। कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज ने बताया कि सुब्बाराव विख्यात गांधीवादी थे, जिनके विचारों को आज हमें समाज में घर घर पहुंचाने की जरूरत है। मानसरोवर क्षेत्र में सद्भावना यात्रा का भव्य आयोजन पूरे देश के 27 राज्यों से आए हुए युवाओं के द्वारा किया जा रहा है। और आज जो देश में जिस तरह का माहौल है, उसके अंदर भारत जोड़ो, देश को जोड़ो, ये युवाओं की एक मांग है। और आज इस तरह का जो सामाजिक समागम इस सांगानेर विधानसभा के मानसरोवर में देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं हजारों की तादाद में यहाँ आम जनता जुटी हुई है, युवा जुटे हुए हैं। ये एक आने वाले समय में युवाओं के लिए, हमारे आम नागरिकों के लिए एक अच्छा संदेश देने का कार्य है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।